मॉर्निंग बेटा। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल हमने अपनी कहानी कहाँ तक जान ली थी? 1900 कल चौरा चौरी के बारे में बातचीत हुई थी। बस बेटा बातचीत बंद कर दो। ये देखो, महात्मा गांधी का एक पूरा सफ़र हमने पढ़ना था। गांधी जी की शुरुआत तो इंडिया में मानी जाती है जब वो साउथ अफ्रीका से 22 साल बाद लौटकर वापस आए कि भाई अब मैं अपनी इस ज़मीन में, अपनी इस मिट्टी में काम करूँगा। 17 से पहले आ गए थे वो 15 में, और वो ख़ास दिन हम सबको पता है 9 जनवरी। लेकिन महात्मा गांधी ने जी.के. गोखले से एक बड़ी अच्छी बात सीखी कि इस टाइम देश डावाडोल स्थिति में है। ना लोग नरम दल के साथ चलना चाहते और ना गरम दल। इनके बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, यानी ज़रूरत पड़े तो स्ट्रिक्ट भी होना और ना ज़रूरत पड़े तो लीनियंसी भी दिखा देना, मतलब नरमाई भी दिखा देना। 1917 में गांधी ने सबसे पहले चंपारण में, आप सबको ये कहानी पूरी तरह पता है, नील के खेती करने वाले किसान, एक पद्धति का नाम भी मैंने आपको बताया था, क्या नाम था उसका? 3 कठिया। इसका मतलब क्या था? 20 में से 3 उपजाऊ हिस्सों पर खेती करनी पड़ेगी नील की, बाकी 17 पे तुम गेहूं चावल जो मन करे वो उगा लो। इस दिक्कत इसमें ये थी कि मिट्टी में किस चीज़ की वो बढ़ जाती थी? एसिड। एसिड ज़्यादा बढ़ने से मिट्टी का जो उर्वरता है, फर्टिलिटी की जो पावर है उसकी, वो कम हो जाएगी। इसीलिए बेटा तुम ये कहाँ गायब रहते हो? सुबह से ऊपर छत पे घूम रहे थे, धूप खा रहे थे, वो धूप वाला तुम्हें भी चाहिए। चलो अब ना, जैसे अब दिनों में फ़र्क आ गया। अब जैसे 9:30 बजे बहुत बढ़िया दिन सा निकल आता है, तो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले धुंध थी, तो 9:45 तक क्लास इसलिए शुरू करते ताकि तुम लोगों को आना आसान दिखे। अब धूप तेज़ हो गई तो कल से 9:30 बजे शार्प क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि 9:30 बजे भी अच्छी, जैसे गर्मियों जैसे दिन आ जाएंगे 5-7 दिन में ही, तो फिर जल्दी क्लास लेंगे ताकि जल्दी निपट भी जाए सिलेबस। चलो, तो 3 कठिया पद्धति, कौन सी जगह के किसान दुखी थे? चंपारण। एक आदमी का नाम बताया था, राजकुमार शुक्ल या शुक्ला। इसके बाद 18 में गांधी जी की किस्मत तेज दौड़ पड़ी, और यहाँ पे सबसे पहले अहमदाबाद, जहाँ कौन बताए थे? अहमदाबाद, जहाँ के मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच में एक डिस्प्यूट था, और डिस्प्यूट था प्लेग बोनस को लेकर। कोई 20% की बात कर रहा था मालिक, और जो 50%, इनके बीच में गांधी जी ने 35% पे ये मामला इनका निपटवा दिया और गांधी जी की वाहवाही हो गई। 18 में ही फिर एक और खेड़ा में क्रॉप फेलियर था, सारी क्रॉप्स बर्बाद हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, और अंग्रेज़ों की लॉ बुक में लिखा था कि अगर किसी साल 25%, पिछले साल के मुकाबले 25% भी उपज ना निकले तो आपको टैक्स पे नहीं करना। बेटा जो बातें बोल रहा हूँ ना, बार बार सुन लो, ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए। ये आगे की सारी चीज़ें इनके ऊपर बेस्ड हैं। 19 में महात्मा गांधी ने मुसलमानों का साथ दिया, क्योंकि एक कमेटी बनी थी पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम था खिलाफत। इन्होंने, कौन था वो हेड तुर्की का? खलीफा, उसको अपदस्थ कर दिया। तो ये सब भागे भागे कि भैया बचाओ, अपने देश को बचाओ, वर्ल्ड के मुसलमानों को। इस खिलाफत कमेटी का मुखिया अपने देश में, दिल्ली में, किसको बना दिया गया? गांधी जी ने देखा बिल्कुल सही टाइम है, मुसलमान भी हमारे साथ आएंगे। मैं अपना बड़ा आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। आज इसको डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि कल चौरा चौरी को मैंने इससे जोड़ के आपको पढ़ा दिया था। ये गांधी का इंडिया में पहला मास मूवमेंट है। अब गांधी इंडिया के लीडर हैं। अब तक गांधी लीडर थे चंपारण के, खेड़ा के, अहमदाबाद के या मुसलमानों के। अब गांधी इंडिया के लीडर बन गए, और इंडिया पूरे भारत में उस टाइम पे चलता था वर्चस्व एक संस्था का जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस ने महात्मा गांधी को प्लेटफॉर्म दिया, जैसे तुम सब बैठे हो ऐसे ही बैठे हुए थे, और वहाँ पे अध्यक्ष थे, गांधी एक मेंबर के रूप में खड़े हुए, और गांधी ने कहा भाई मेरा ये विचार है कि इस टाइम देश को एक मध्यस्थ
इस तरह का आदमी चाहिए जो बीच का रास्ता सुझाए। और मैं ये नहीं कहता कि गरम की तरह मारकाट करेंगे, ना मैं कहता कि हाथ जोड़ के एप्लीकेशन लिखेंगे। हम सत्याग्रह करेंगे और सबसे बढ़िया तरीका होगा अंग्रेज जो हमारे कारण इस देश में बैठे हैं उनके साथ सहयोग ना करें। अब जैसे बेटा तुम यहाँ सुबह आते हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी लाइफ में बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में। तुम्हारे पिताजी का एक बहुत बड़ा योगदान है अननोइंगली, चाहे वो कितना ही गुस्सा करते हो, वो तुम्हारे साथ अच्छे रिश्ते ना हो, लेकिन बेटा उनका योगदान तो है ही। तुम्हारी माताजी का योगदान है जो तुम यहाँ आके बैठे हो, ये कपड़े धुले हुए पहन रहे हो। चाहे तुम खुद भी धोते हो, लेकिन जिस घर में रहते हो उस घर की मेंटेनेंस है, उस घर को कोई चला रहा है, वो तुम्हारे माँ बाप, भाई बंधु, कोई भी हो सकता है। अगर तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, सहयोग ना किया जाए, तो तुम कल क्लास भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें आज कह दिया जाए कि निकलो घर में से, जाओ जहाँ जाना है चले जाओ, एक दिन तुम्हें कोई यार दोस्त रख लेगा, लाइफ लॉन्ग कोई नहीं रखेगा। यानी हम सबका जीवन सबके आपस के सहयोग से आगे बढ़ता है। अंग्रेज इस देश पे राज कर रहे थे और राज करने में तो सहयोग कंपलसरी है। अगर जनता एंटी हो जाए तो जनता किसी को भी उखाड़ के फेंक सकती है। अंग्रेज़ों को हम हेल्प कर रहे थे, किस रूप में? उनके नौकर चाकर, और सबसे बड़ी चीज़ उनकी सेना के सिपाही कौन लोग थे ज़्यादा? उनकी अपनी सेना तो मुट्ठी भर थी। हमारे 10 सैनिक तो उनके 4 सैनिक थे। हम थे उनकी ताकत, हमारे ऊपर राज हमसे ही करवा रहे थे। तो सेना ने अगर विद्रोह कर दिया दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अब सेना को तो हम नहीं समझा पाए, लेकिन आपस में अगर हम उनके छोटे मोटे कामों में सहयोग ना करें, तो ये किसी ने खड़े होकर कहा भाई कैसे सहयोग नहीं करो, क्या करोगे? तो गांधी ने कहा एक काम करते हैं, जितना सरकार के संस्थान हैं, सरकार जो कुछ चला रही है, चाहे वो स्कूल चला रही है, कॉलेज चला रही है, वो कोर्ट चला रही है, वो गवर्नमेंट जॉब्स दे रही है, इन सब का बाइकआउट कर दो, इनका त्याग कर दो, छोड़ दो। तो कहा इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी ठप पड़ जाएगी। और जब सरकारी मशीनरी ठप पड़ जाएगी तो ये ज़्यादा लंबे टिक नहीं पाएंगे। 1 साल तो मैक्सिमम है कि ये यहाँ टिकें, उससे पहले ये चले जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। गांधी ने खड़े होकर ये बात कही। कुछ लोगों ने गांधी का विरोध किया कि ये क्या फालतू की बात है, कोई क्यों जाएगा, वो बेवकूफ़ हैं क्या, वो 100 साल 150 साल से यहाँ टिके हुए हैं, तुम्हारे सहयोग न करने से वो भाग जाएंगे, वो इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। गांधी ने कहा देखो भाई, ऑप्शन कोई है नहीं, तुमने गरम का रास्ता देख लिया, नरम का, एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखने में बुराई क्या है? क्या होगा? नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी तो बैठे ही हैं। गांधी की बात से कुछ लोग इस बात पे राजी हो गए कि ठीक तो कह रहे हैं, वैसे भी तो अंग्रेज नहीं जा रहे ना, एक नया एक्सपेरिमेंट कर लो, क्या पता चले जाएं। और उन सब ने कहा ठीक है। एक आह्वान किया गांधी जी ने कि अब हम सरकार की किसी चीज़ का साथ नहीं देंगे, और सरकार जितने विदेशों से कपड़े मंगवाती है, जितना कुछ मंगवाती है विदेशी, क्योंकि वस्त्र हम वहीं के पहनते थे कपड़े, उन सब का बाइकआउट करेंगे। महात्मा गांधी का ये एक बिगुल ऐसा था जिसमें ध्यान से देखो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। घर का सामान फेंकना है तो इसका मतलब महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि घर में तो सामान औरतें ही तो मैनेज करती हैं। जॉब छोड़ रहे हैं, कोर्ट का मतलब कौन लोग भी शामिल हो गए, वकील भी। और जॉब्स हैं तो जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई क्लर्क है, कोई टीचर है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में, वो सब अपनी हर चीज़ का त्याग करेंगे। सोचो एक दिन सरकारी स्कूल में ना बच्चे आए ना टीचर आए, कोर्ट में वकील ही नहीं आए, जहाँ जहाँ सरकार के संस्थान थे वहाँ कोई नहीं गया, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन काम ठप पड़ने लगेगा। भाई किसी भी, आपने देखा है अभी भी ऐसा करते हैं हम लोग, जब सरकार के खिलाफ कोई नीति सरकार ऐसी बनाए हमें प्रदर्शन करना पड़े, कई बार देखा ना कि बैंकों की हड़ताल है तो बैंक सारे बंद कर देते हैं, या ग्रुप डी के लोग चपरासी हड़ताल कर दें तो पूरा शहर में ना बदबू उठ जाएगी। बेटा कोई भी चीज़ जब चलती है तो उसके पीछे बहुत लोग काम करते हैं। देखने में तुम्हें लगता है ग्रुप डी क्या करता है, अगर 4 दिन ग्रुप डी काम ना करे ना सरकारी वाले, और अब तो खैर कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा हैं, तो पूरे शहर में बदबू उठ जाए, क्योंकि वही लोग हैं जो सफाई करते हैं। आप सुबह जिस सड़क पे आते हैं ना, रात में इसकी सफाई की जाती है। ये जो कूड़े के ढेर उठाए जाते हैं ना, ये सब सरकार उठवाती है। देखा नहीं वो कचड़े की गाड़ी सी आती है, वो उसको लेके जाते हैं। अगर ये सब ना चले तो कैसे काम चलेगा? 10 दिन हड़ताल कर दें तो पूरे शहर में सांस लेना दूभर होगा। इसीलिए आज भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। गांधी ने तब भी यही बात कही। गांधी ने बस एक गलती कर दी,
क्या ये सब नौकरी से तो हट गए, लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे थे वो सरकार को एज इट इज़ टैक्स देते रहे। सरकार की कमाई पे हमने कुछ ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया। तो सरकार ने कहा ठीक है मत आओ, हम तनख्वाह नहीं देंगे, मत आओ, तुम कितने दिन नहीं आओगे। लोगों ने 1 महीना छुट्टी की, 2 महीना छुट्टी की, 3 महीना छुट्टी की। बेटा तनख्वाह ना आने से चलेगा तो घर कहाँ से चलेगा। अब जैसे घर में बच्चा है, खाना तो खाएंगे ना, चलो स्कूल नहीं गए, खाना तो खाएंगे, कपड़े तो पहनेंगे, सब चीज़ें चाहिए। तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद धीरे 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 लोगों को लगने लगा कि वापस नौकरी पे जाना पड़ेगा। कोर्ट से वकील घर तो बैठ गया, लेकिन 4 महीने 6 महीने बाद उसके घर के खर्चे कौन देगा। नया घर बनवाना है, बेटी की शादी करनी है, बहुत खर्चे होते हैं ना घर में। तो धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होने लगा। 1920 के दिसंबर में ये स्टार्ट हुआ था, बड़े जोश में थे लोग। 1921 किसी तरह जैसे तैसे इसको लोगों ने खींच दिया, लेकिन 1922 आते आते तो धीरे धीरे लोग ना बेटा वापस कामों पे जाने लग गए। ये सच्चाई है कि चौरा चौरी एक बहाना था। चौरा चौरी हत्याकांड ऐसा कोई बड़ा नहीं था कि गांधी बड़े व्यथित हुए थे दुखी, लेकिन चौरा चौरी में पीछे ना हटते अगर गांधी, तो गांधी को 2-4 दिन बाद सब खाली मिलता, क्योंकि वापस सब स्टूडेंट स्कूल भी जाने लग गए, टीचर्स भी अपने स्कूलों में नौकरी पे पहुंच गए, और वकील भी अपने, क्योंकि सबको अपने घर चलाने थे। तो बहुत थोड़ी सी जनसंख्या थी जो गांधी के साथ अब बनी हुई थी। ये बात क्लियर थी कि कुछ टाइम में ये सब भी वापस अपनी नौकरियों पे चले जाएंगे और गांधी का आंदोलन फ्लॉप होगा। तो ये कहलवाने से अच्छा कि लोग भाग गए इसलिए आंदोलन फ्लॉप हुआ, एक बढ़िया बहाना भी था कि चौरा चौरी में क्या हो गया, हत्याकांड, और इससे मैं व्यथित हूँ, दुखी हूँ, इसीलिए मैं इसको वापस लेता हूँ। ये जो आंदोलन होते हैं ना बेटा, ये चलाना बहुत आसान होता है। आप सारे लोगों के दुखों को महसूस करके आंदोलन का बिगुल बजा दीजिए, लेकिन उस आंदोलन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आज भी आपको बता दूं, बहुत लोग आंदोलन करते हैं। किसान अपने आंदोलन में पूरे साल टिके रहे थे, सर्दी, गर्मी, बारिश, कितना खराब मौसम, इसीलिए उनका आंदोलन सक्सेसफुल था। एक बड़ा कारण ये था कि लगातार वो बने रहे। तुम्हारी उम्र के जो लोग हैं ना, स्टूडेंट्स, कई बार ये आंदोलन करते हैं। क्या करेंगे, जैसे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, पंचकुला जाके बैठ जाएंगे। एक दिन जाएंगे 100 लोग, अगले दिन मिलेंगे 50, अगले दिन 5, अगले दिन गायब। क्योंकि वहाँ रहें कैसे भाई, 1 दिन 2 दिन तो शौक शौक में रह लेंगे, लेकिन वहाँ महीने 2 महीने 6 महीने कैसे टिके रहें। तो इसीलिए ना ये बड़ा आसान दिखता है, आंदोलन चला देंगे, लेकिन उस आंदोलन को मेंटेन कौन करेगा। आप अकेले तो आंदोलन नहीं कर सकते ना, आपके पीछे जो प्रजा है, जो जनता है, जो लोग हैं, क्या वो इतने विल पावर है कि हम टिके रहेंगे, अड़े रहेंगे। क्योंकि ये विल पावर नहीं होती, इसीलिए आज प्रशासन इस बात पे ध्यान नहीं देता। उसको पता है ये 4 दिन 6 दिन आएंगे, उसके बाद तुम खुद सोचो, तुम एक अपने घर से उठा के बैग ले गए, वहाँ कहाँ नहाओगे धोओगे, कहाँ सोओगे, चलो उतना भी कर लिया, लेकिन कितने दिन, 1 दिन 2 दिन, तुम 15 दिन 20 दिन कोई भी अपने घर से बाहर कैसे रहेगा। और फिर उसको सुबह उठ के भैया फ्रेश भी होना है, कुल्ला भी करना है, नहाना भी है। अब ऐसे घर में जो सुविधाएं हैं वो बाहर थोड़ी ना मिलती हैं, कोई कितने दिन मैनेज कर लेगा। तो फाइनली ये आंदोलन बहुत लंबे नहीं टिक पाते, ये बात प्रशासन भी जानता है, इसलिए वो कभी टेंशन नहीं लेता। उसको पता है 4 दिन 6 दिन लोग आएंगे, फिर अपने आप गायब हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने चौरा चौरी हत्याकांड को एक, ये देखा एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अब इस आंदोलन को मैं वापस ले लूं, क्योंकि आगे ये बहुत लंबा टिकेगा नहीं। जनता वापस चल पड़ी थी अपने गाँव की तरफ। महात्मा गांधी चौरा चौरी हत्याकांड में जब आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये कह के कि आपकी वजह से 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। माना कि आपने नहीं जलाए, लेकिन लोग तो आप ही के थे, आप ही के उकसाए हुए थे। तो महात्मा गांधी पहुंच गए जेल। अब महात्मा गांधी जेल में बैठे हैं 1922 में। कांग्रेस में क्वेश्चन मार्क उठा, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठे हुए थे कि भाई ये क्या था, ये गांधी ने क्या किया। कांग्रेस में तू तू मैं हो गई, कुछ गांधी के प्रशंसक, कुछ गांधी के विरोधी, और कहा हमें तो पहले ही पता था ये कुछ नहीं करेगा, फालतू की बात करते हैं, ये है वो है। कांग्रेस में बेटा बंटवारा हो गया। एक कांग्रेस ने कहा हम गांधी की बातों को चलाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे, जैसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा देंगे, कुछ मोमबत्तियां बनाएंगे, कुछ पोस्टर्स लिखेंगे, थोड़ी बहुत खेती करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे। दूसरों ने कहा कि भैया इससे देश आज़ाद हो जाएगा क्या, तुम्हारी मोमबत्तियां बनाने से, तुम्हारे पोस्टर बनाने से। देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी सोच समझ के। उन्होंने एक पार्टी बना ली और नाम दिया स्वराज पार्टी या स्वराज दल। स्वराज, खुद का राज। इस पार्टी में 3 बड़े चेहरे थे।
एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, एक बहुत बड़े लीडर थे CR दास, चित्तरंजन दास, और एक लीडर थे NC केलकर। ये 3 बड़े नाम हैं बेटा। इस NC केलकर, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और NC केलकर, इन तीनों ने, हाँ बेटा इतने लंबे नाम अगर तुम याद करो तो चक्कर ही आ जाएंगे। साउथ इंडियंस के नाम बहुत लंबे लंबे होते हैं। जो साउथ इंडियन होते हैं ना, उनके नाम में एक खास बात होती है कि वो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने दादा का नाम, परदादा का नाम, सबका नाम साथ रखते हैं, इसलिए सारे पढ़ने नहीं पड़ते बेटा। अब जैसे जब हम छोटे थे ना, तो हम एक कंपटीशन करते थे कि PT उषा का पूरा नाम कौन सुनाएगा, तो उसका नाम बोलने में हमें मज़े आते थे, तो हम बोला करते थे, लेकिन वो नॉनसेंस था, यूजलेस था। अब जैसे उसका नाम है पिल्लू वाला कंडी तेखा परविल, कुछ अजीब सा नाम उसका है। ऐसे ही APJ का नाम भी तो अजीब सा है, तो इसलिए शॉर्ट में चलते हैं बेटा। जो साउथ इंडियंस है ना, वो अपने दादा परदादा सबके नाम साथ लेके चलते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, स्वराज दल बना जिसमें 3 बड़े चेहरे हैं। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, NC केलकर। इस पार्टी को इम्पोर्टेंस मिलने लगी और सबको पता है क्या लगा कि अब कांग्रेस पीछे जाएगी और कौन आगे बढ़ेगा? स्वराज दल। गांधी अभी जेल में ही थे, बाद में गांधी रिहा हुए। 1923 में स्वराज दल कांग्रेस से ऊपर पहुंच गया, क्योंकि ये बात करते थे गांधीवादी वाले कि भैया मोमबत्ती और ये सब बनाते रहो, शांति से काम करो। उन्होंने कहा नहीं, शांति से नहीं, अखबार में लेख छापो, लोगों को थोड़ा उकसाओ, लोगों को थोड़ा चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करो। अब आया 1924, गांधी जी रिहा हो गए। कांग्रेस ने गांधी जी को पूरी इज्जत दी, बजाय इसके कि भैया वो जेल में चले गए और आंदोलन फ्लॉप रहा। उन्होंने कहा नहीं, गांधी समझदार आदमी है। गांधी को पहली बार कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया। बेलगांव ये कर्नाटक का हिस्सा है, यहाँ पे गांधी फर्स्ट और लास्ट बार कांग्रेस के स्पीकर या कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सिर्फ एक बार 1924 में। गांधी जी ने कोई बहुत बड़ा विचार नहीं दिया, ठीक है, एक अध्यक्षता है, याद रखनी है। इससे अगले साल इम्पॉर्टेंट घटना घटी 1925 में, जब आपके देश में फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन, पहली बार इंडिया की कोई महिला, जिनका नाम आप पहले ही जानते हैं, हाँ, सरोजिनी नायडू, ये देश में पहली फर्स्ट इंडियन लेडी हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। और ये बैठक हुई थी, जैसे वो बेलगांव में थी ना, ये थी कानपुर में। इससे पहले, गांधी जी से पहले एक लेडी 1917 में बन चुकी थी, एनी बेसेंट, और वो बनी थी कलकत्ता में। 1925 तक ये सब चलता रहा। गांधी जी बहुत एक्टिव नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे सब लोग काम कर रहे हैं। 1927 में अंग्रेज़ों ने अपने देश में नवंबर में एक घोषणा की, और घोषणा हमारे यहाँ तक भी आ गई, क्योंकि वायसराय बताता था हमें क्या हो रहा है। वहाँ घोषणा की गई कि भैया इंडिया में हम लोगों ने 1919 में एक रिफॉर्म लेकर आए थे। हम, रिफॉर्म होता है कुछ बेहतर करना, दोबारा से कुछ अच्छा करना। तो 2 आदमी थे बेटा, एक का नाम था मॉन्टेग्यू और एक का नाम था चेम्सफोर्ड। ये नाम है, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। ये महारानी के पास बैठता है, उनका सेक्रेटरी सचिव, और ये हमारे यहाँ बैठता है वायसराय, इन प्लेस ऑफ किंग। इन दोनों ने कहा हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं। और उस सुधार में पता है क्या किया था? इन्होंने कहा था इंडिया इतना आसानी से साथ नहीं रह सकता, यहाँ हिंदू मुसलमान अलग हम पहले ही कर चुके हैं। कौन से साल में? 1909 में। अब इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम में से सिख को भी अलग कर दो, इनकी सीटें अलग कर दो। तो हिंदू मुस्लिम सिख, तीसरी कम्युनिटी हमसे अलग कर दी 1919 में। अब ये सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए 1919 के रिफॉर्म्स के ऊपर एक कमीशन आ रहा है 1927 में। वो कह रहा है अब इस कमीशन को 10 साल होने वाले हैं, क्योंकि 27 तो नवंबर है ना, तो 28 आ गया। अब हम लोग इंडिया जाके एक रिपोर्ट बना के लाते हैं कि क्या ये जो हमने रिफॉर्म सुझाए थे, इनको जो हमने ऐसे बांटा था, ये ठीक है क्या, ये ठीक काम कर रहे हैं? तो इन्होंने अपने देश से एक आदमी जिसका नाम था सर जॉन साइमन, इसको नियुक्त कर दिया और कहा सर आपके साथ, आपके समेत 7 लोग, यानी 6 आपसे अलग,
एक कमीशन बना के इंडिया जाएं और वो देखें, घूमें पूरा इंडिया और रिपोर्ट बना के हमें दें कि क्या इंडियंस के ऊपर जो हमने ये रिफॉर्म्स लागू किए थे ये दोबारा कुछ बदलने की ज़रूरत है या ठीक चल रहे हैं। अब साइमन के नाम से, क्योंकि ये कमीशन है, तो इसको आप हिस्ट्री में कहते हैं साइमन कमीशन। इसमें साइमन कमीशन में सबसे बड़ा मुखिया सर जॉन साइमन है। 7 लोग आए हैं, सातों अंग्रेज हैं। हमने इस कमीशन को नाम दिया ऑल वाइट मैन कमीशन। सारे गोरे थे ना, तो ऑल वाइट मैन कमीशन, ये हम इंडियंस ने नाम दिया। अब हमें एक बात पता थी कि इनके दिमाग में है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जगह जगह भारतीय और कुत्ते यहाँ पर इनका प्रवेश वर्जित है, यानी ये इंडियंस और डॉग्स को बराबर समझते थे, ये तो हमें पता ही थी बात। तो ये 100% हम श्योर थे कि ये लोग लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में कि इंडियंस नाकाबिल हैं, नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं, इनमें अकल नहीं है और हम ही इस लायक हैं कि हम इन पर राज करें। हम ये बात पहले से जानते थे कि हमारे बारे में बुरा भला लिखेंगे। इसीलिए हमने इस साइमन का, जो 1927 में वहाँ से नवंबर में उन्होंने कहा था कि हम इनको भेजेंगे। अब पानी के जहाज़ में बैठ के आएंगे तो समय लगेगा और फिर ऊपर से 1-2 महीना वैसे भी लेट चलते थे। ये यहाँ आए हमारे यहाँ फरवरी 1928 में। हम इंडियंस ने पहले ही प्लान कर लिया कि ये जहाँ उतरेंगे, 99.9% ये बम्बई आते थे। बम्बई हमारा सबसे इम्पोर्टेंट शहर हुआ करता था, पानी का जहाज़ आके बम्बई रुकता था, यहाँ ये उतरते थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि पूरे इंडिया में ये रहेंगे, घूमेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे हम इनको एक तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैसे? काले माथे पे अपने वो काली पट्टियाँ बांध लेंगे, बाजुओं पे काले अपने बैंड लगा लेंगे, काले झंडे लेके जाएंगे, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे लगाएंगे। पूरे देश ने एक अपने आप में ये वो बना लिया था। तो सबसे पहले आके ये उतरे बम्बई में। बम्बई में जैसे ही उतरे, ट्रेन इसमें जैसे शिप में आके उतरे, तो वहाँ हमारे इंडियंस ढेर खड़े हुए थे उस पोर्ट के बाहर। और इनके उतरते ही जैसे ही आए तो गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ये नारे लगाना शुरू कर दिया। काला रंग ना विरोध का प्रतीक होता है पूरे वर्ल्ड में, तो काले अपनी पट्टियाँ बांध ली, हाथों पे बैंड लगा लिए, माथे पे काले वो बांध लिए, काले झंडे दिखाए, लिखा हुआ था गो बैक साइमन। लेकिन ये बेटा बेशर्म थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहते रहो, ये अपना आके उतर के और आगे बढ़ते रहे। इन्होंने कहा पूरा इंडिया घूमना है हमें, हम देखना चाहते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें जाके रिपोर्ट बनानी है। तो ये बम्बई से आए और फिर ये यहाँ से होते 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 दिल्ली विल्ली सब जगह घूमे, मेन मेन जगह गए। जब ये लाहौर गए ना, उस टाइम तक कई महीने लाहौर 1928 के फरवरी में आए थे ना, ये मान लो अक्टूबर आ गया, वो दूसरा महीना, ये 10वां महीना, यानी 7-8 महीने ये पूरा इंडिया घूमते रहे। जहाँ जाते हम विरोध करते, गो बैक साइमन, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर एक इम्पॉर्टेंट शहर था क्योंकि यहाँ के बाद इनकी वापसी थी। तो ये मान लो कि ये भारत का पूरा हिस्सा कवर करके, आज तो लाहौर पाकिस्तान है ना, वो इनका लास्ट बड़ा पॉइंट था। फिर वहाँ से वापस आके ये अपने देश जाने वाले थे। लाहौर में एक ख़ास बात क्या थी, उस टाइम पे लाहौर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। लाहौर में एक बड़ा कॉलेज था यूनिवर्सिटी के अंडर, जिसका नाम होता था नेशनल कॉलेज। नेशनल कॉलेज पूरे देश का सबसे बेस्ट कॉलेजेस में था। और भगत सिंह जैसे जो संगी साथी थे ना, भगत सिंह जैसे लड़के, वो सब इस कॉलेज ने तैयार किए थे बेटा। यहाँ लाला लाजपत राय खुद पढ़ाया करते थे, वहाँ पे वो टीच करते थे, शिक्षक थे, वो टीचर थे। और कई बड़े क्रांतिकारी जो पुराने ज़माने के अपने टाइम पे काम नहीं कर पाए थे, उन्हें लगता था कि हम अगली पीढ़ी में वो चीज़ें पैदा कर दें जो हम में कम थी। हमें ये चीज़ें बड़ी एज में समझ में आई, इनको यंग एज में समझा दें। तो नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर एक बहुत अच्छा कॉलेज था हमारी नज़र से, लेकिन अंग्रेज़ों को ये लगता था कि इस कॉलेज में ये सारे जो है ना क्रांतिकारी, ये उनकी नज़र में उग्रवादी, तो टेररिस्ट तैयार करते हैं, ऐसा उनको लगता था। इस कॉलेज की एक ख़ास बात क्या थी, यहाँ किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेने के बाद कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, चाहे वो कितना ही साइंस स्टूडेंट हो, उसके लिए कंपलसरी था, उसको हिस्ट्री पढ़नी है, उसको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, उसको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बाकी साइंस का जो सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसे किसी न किसी कल्चरल ग्रुप का हिस्सा बनना है, जो एक्ट करते हैं या गाने गाते हैं, जैसे एक तरह से हॉबी डेवलप करनी है। यहाँ पे किसी न किसी क्लब में डिबेट भी होती थी, पोएम रेसिटेशन भी था। तो ये मान लो कि बच्चे की पर्सनालिटी का पूरे डेवलपमेंट पे काम करता था। बाकी कॉलेज क्या करते थे, रटी रटाई पढ़ाई, जो अंग्रेज़ों ने हमें नहीं, मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति दे रखी थी, ये थोड़ा सा अलग हटके था।
ये कहता था कि चाहे बच्चे को मैथ्स पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, लेकिन उसको अपनी इंडियन हिस्ट्री पता हो, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री पता हो, उसको पता हो कि पॉलिटिक्स कैसे गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, राजनीति में क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, वो जानता हो कि इकोनॉमी कैसे फ्लोट करती है, देश की अर्थव्यवस्था क्यों नीचे जाती है, क्यों ऊपर आती है, ताकि समझ पाए कि इंडिया में क्या गड़बड़ हुई। तो जो स्टूडेंट इस कॉलेज से पढ़ के निकलता था ना बेटा, वो बाकी पब्लिक से अलग सोचता था, उसका दिमाग बहुत विकसित होता था, वो कहीं भी बैठ के किसी से भी बहस कर सकता था, इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, साइंस के ऊपर तर्क शक्ति थी, वो डिबेट करना जानता था, वो बोर्ड सामने स्टेज पे खड़े होके अपनी बात रखना जानता था। ओवरऑल डेवलपमेंट यही तो होता है, अच्छे कागज़ों पे डिग्री ले लेना डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता। इस कॉलेज ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट दिए, पर बड़े दुख की बात है कि ये कॉलेज कुछ ही साल चला, बाद में ये कॉलेज ठप पड़ गया। कारण किसी भी चीज़ को चलने के लिए ना बेटा पैसा चाहिए, और इसको सरकार तो पैसा देगी नहीं, क्योंकि ये तो सरकार के विरोध में काम करता है। तो इसको पैसा देते थे उस समय के कोई धनी लाला सेठ वगैरह। अब वो लाला सेठ भी कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित थे, कुछ साल तो पैसा दिया, फिर पैसा रोक दिया। अब सोचो इस कॉलेज की बिल्डिंग को मेंटेन करने में जो सफाई वाले हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, कितने दिन आएंगे, क्योंकि उनके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, छोड़ गए वो काम। यहाँ जो कोई आदमी टीचर था वो कितने दिन आएगा भाई, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, उसके भी तो बच्चे हैं ना, उसको भी खाना चाहिए, वो भी छोड़ गया। धीरे धीरे करके ये कॉलेज बंद पड़ गया। लेकिन यही वो कॉलेज है जिसने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लड़के तैयार किए। अगर मोटी बात कहूँ तो जितने लड़के, जितने बेहतरीन क्रांतिकारी HSRA में थे, आगे जाके ये आगे समझाऊंगी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह की पार्टी, भगत सिंह ने जिसको पॉलिटिकल अपनी पार्टी के रूप में एक एंट्री की थी। और ऐसे ही एक नौजवान भारत सभा NBS बनाई थी लाहौर में भगत सिंह ने, जिसमें सारे नौजवानों को एक सभा में मेंबर बना लिया था। तो ये कॉलेज इस टाइम तक बहुत लीड में था, जब तक ये साइमन आया। लाला जी ने यहाँ के सब लड़कों को कहा कि भाई विरोध प्रदर्शन करना है, और अंग्रेज़ों को पता चलना चाहिए कि हम कितने नाखुश हैं उनके इस कमीशन से। तो यहाँ एक अच्छी बात क्या हुई, इस एरिया में सब इकट्ठे हो गए, यहाँ कांग्रेस भी आ गई, यहाँ ये स्टूडेंट्स की पूरी जो यूनियन थी ये भी आ गई, पूरा नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर जो ये लॉ और सारे स्टूडेंट थे सब इकट्ठे होके। अब जैसे सब लोग अलग अलग जगह से आ रहे थे, जैसे कॉलेज की भीड़ अलग जगह से, कांग्रेस वाले अलग, सब अलग अलग, तो ऐसे इस कॉलेज की भीड़ के पीछे जो बहुत सारे जवान लड़के थे, इनको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनको शॉर्ट में लाला जी कहते थे। लाला उस ज़माने में ना बेटा अमीर आदमियों के लिए, आज भी तो लाला शब्द अमीरों के लिए इस्तेमाल होता है, तो जो धन्ना सेठ थे, अमीर थे, उनके नाम के आगे लाला लगता था। लेकिन लाला लाजपत राय जी की इज्जत थोड़ी सी ज़्यादा थी। एक तो होते हैं अमीर लाला, एक होते हैं लाला जी की भाई पंजाब केसरी, जिसने पैसे के साथ साथ समाज की भलाई के लिए काम किया, एक टीचर के रूप में काम किया। तो लाला लाजपत राय जी इन सारे जवान लड़कों को लेके कि चलो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, भाई मारपीट कोई नहीं करेगा, और जाके अपना विरोध जताएंगे। तो एक जवानों का पूरा यूथ उनके पीछे था, वो सबसे आगे लीड कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी जैसे ही आके, पुलिस को पता था कि ये सब लोग आज गड़बड़ कर सकते हैं। अच्छा, जो बाकी जगह थी ना, वहाँ विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता था, बस झंडे लेके गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन, हाय हाय। लेकिन आज जहाँ विरोध प्रदर्शन था वो एक कॉलेज के स्टूडेंट थे, और कॉलेज के स्टूडेंट अगर जैसे एकदम से किसी बात पे तू मैं हो जाए इन केस, तो मारकाट हो सकती है ना भाई। जवान लड़के इनके पीछे खड़े थे, तो पुलिस थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव थी। और यहाँ पे सारा कामकाज जो यहाँ का उस ज़माने में, जैसे पुलिस के हेड होते हैं SP, किसी भी ज़िले के SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आज IPS अधिकारी को मिलता है ये रैंक। तो उस ज़माने पे यहाँ पे एक आदमी था जिसको कहा था भाई पूरी लाहौर की सिक्योरिटी तुम्हें देखनी है, कमीशन उतरेगा, और साइमन कमीशन के सब विरोधी हैं। अब तक तो सिर्फ विरोधी थे, लेकिन अब जवान लड़के भी यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसा ना हो वो कमीशन के लोगों को मार दें। भाई एक आदमी को मार दिया तो भीड़ किसको मार रही है फिर थोड़ी ना दिखता है, वो तो कोई एक गलती शुरू करनी होती है। तो साइमन कमीशन की सेफ्टी का जिम्मा, आप आगे जाके एक हत्याकांड पढ़ेंगे, सॉन्डर्स इसका नाम था, हम इसको सैंडर्स कह देते हैं, हत्याकांड। एक्चुअल में सैंडर्स बड़ा अफसर नहीं था, इससे बड़ा ऑफिसर था स्कॉट, मेन आदमी था स्कॉट। इसके कंधों पे जिम्मेदारी थी पूरे लाहौर की।
स्कॉट अपनी फौज लेके सबके साथ और पहुंच गया वहां, और उसने इशारा कर दिया कि कोई भी हल्की सी भी गड़बड़ करे तुरंत मार पिटाई कर देनी है, मतलब भगा देना है वहां से। जैसे ही कमीशन के लोग आके रेलवे स्टेशन पे उतरे, तुरंत से रेलवे स्टेशन के बाहर ही, अब जैसे मान लो भाई ये रेल की पटरी है, यहाँ उतरे वो लोग आके, उतरते ही बाहर ढेर पब्लिक खड़ी थी, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। अब ये इतनी बड़ी भीड़ थी कि पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाई और ये वहां से अंदर आ गए। तो जहां ये उतरे ना, उतरते ही इनके सामने ढेर भीड़ थी और वो चिल्लाने लगे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। भाई जवान लड़के हैं तो पुलिस कितना रोकेगी, लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते इस हद तक हावी लगे इन अंग्रेज़ों को कि शायद इनमें से कोई एक आधा भी अगर साइमन को मान लो गला ही पकड़ ले, सिर्फ एक, तो बाकी क्या करेंगे, मारने लगेंगे। फिर दिखेगा ही नहीं कि किसने पकड़ा गला और किसने मारा, फिर थोड़ी ना मिलेंगे, फिर तो 7 आदमी तो गायब हो जाएंगे, भीड़ गायब कर देगी ना 7 आदमियों को, बिल्कुल जान से मार के भाग जाएंगे। जैसे पुलिस किसको पकड़ेगी, किसको डंडे मारेगी। आप 1000 लोगों को, अगर 1000 लोग किसी का मर्डर कर दें तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पुलिस को लगा कि एकदम से कहीं एक लड़के ने अगर गला पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने उनको उन तक पहुंचने से पहले ही मारपीट शुरू कर दी। अब इस भीड़ के आगे इनके लीडर जो थे, सारे स्टूडेंट्स अपना लीडर किसको मान रहे थे, लाला जी को, लाला लाजपत राय। तो जब लाठी चार्ज का ऑर्डर हुआ तो पहली लाठी लाला जी को ही लगी, क्योंकि सबसे आगे तो वही थे। अब वो जैसे एकदम से लाठी का प्रहार हुआ तो 2-4 लाठियां लगने के बाद एकदम से आदमी संभलता है ना कि क्या हुआ, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड हमें भी नहीं था कि ऐसी मारकाट मचेगी। नहीं, हम ये सोच के गए थे कि भाई हम मारेंगे उनको। अब लाला लाजपत राय जी के ऊपर जब कई लाठियां गिर गई तो वो स्टूडेंट्स जो थे आसपास के, उन्होंने उनको घेरा, आपने मूवीज़ में देखा होगा, वहाँ से वो निकाल तो लाए लेकिन वो लाठियाँ एकदम से लगी और सर पे गुम चोट लग गई। उसके बाद लाला जी कुछ दिन, 14-15 दिन तक दर्द से परेशान रहे। कोई सिर में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जैसे रक्त का कहीं थक्के वो क्लॉटिंग हो गई, जिससे कि धीरे धीरे करके डेथ तक पहुंच गए और फाइनली लाला जी एक्सपायर हो गए। नवंबर में लाला जी एक्सपायर हो गए। लाला जी की मौत का कारण था लाठी का प्रहार। लाला जी कोई राह चलता लड़का नहीं है कि अंग्रेजों ने मार दिया। ये बहुत बड़े ताकतवर, जिनका कद ऊंचा था, ऐसे लीडर हैं। और लाला लाजपत राय आज से नहीं है राजनीति में। याद करो 1907 में जब वो बुजुर्ग लोग अलग हुए थे तो 3 ही तो लड़के खड़े हुए थे, लाल, बाल, पाल। तिलक तो 1920 में एक्सपायर हो गए जब ये आंदोलन चलाना था ना असहयोग वाला। तो बिपिन चंद्र पाल छोड़ चुके राजनीति। अब सिर्फ एक लीडर बचे थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का कद राजनीति में ऊंचा था, ये बड़े नेता थे। और अब जब ये सब हुआ है ना तो ये कांग्रेस के मेंबर थे। देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर्स की अगर लाइन लगती तो उसमें टॉप में कहीं ना कहीं लाला जी भी खड़े होते। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक आदमी का मर्डर हो गया, दिन दहाड़े उसको मार दिया अंग्रेजों ने, और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। ये बात सबको कहीं ना कहीं खली कि भाई कांग्रेस ने कुछ भी नहीं कहा, कांग्रेस के लीडर पे ऐसे थोड़ी लाठीचार्ज होना चाहिए, बड़ी संस्था है। इस बात से कांग्रेस ने सिर्फ ये कह के कि हमें बड़ा खेद है कि लाला जी की मृत्यु हो गई, बस शांत बैठ गए। ये बात इनके स्टूडेंट्स को खली और इनके स्टूडेंट्स में ये अपने भगत सिंह को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई कि यार इतना बड़ा आदमी जिसने देश के लिए अपनी पूरी जवान जो ज़िंदगी थी, पूरी लाइफ वो देश को दे दी, और उस आदमी की मौत पे सिर्फ ये भाषण, एक बयान आ गया कि हमें खेद है कि लाला जी की मृत्यु हो गई और इसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं, बस इसका बदला किसी को नहीं लेना। तब भगत सिंह ने प्लान किया अपनी पार्टी के साथ मिलके कि हम इनकी मौत का बदला लेंगे और हम बदला ऐसा लेंगे कि सबको अंदर तक हिल जाए अंग्रेज़, और सबसे बड़े अधिकारी का मर्डर कर देंगे। सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, लाहौर पूरा इसी के जिम्मे था। स्कॉट को मारने का बीड़ा आपने मूवी में देखा होगा, भगत सिंह ने उठाया। भगत सिंह और उनके साथी, 1-2 और थे उनके साथ, लेकिन प्रॉब्लम थी भगत सिंह ने बाय फेस स्कॉट को नहीं पहचानता था। जैसे एक बार कभी देखा तो याद नहीं रहा, जैसे कभी मुझे कंफर्म नहीं है स्कॉट कौन सा है, मैं देख के मार नहीं पाऊंगा। तो आपने वो मूवी का सीन देखा होगा जिसमें एक आदमी, पुलिस स्टेशन है पूरा, इसके बाहर ये पुलिस स्टेशन है, इसका एक गेट है और यहाँ अलग अलग रूम्स होते हैं ऐसे, जिनमें अलग अलग अधिकारी बैठते हैं। तो इसमें कहीं स्कॉट बैठता है, स्कॉट के नीचे ढेर लोग और भी बैठते हैं। अब अंग्रेज़ जो बड़े बड़े अफसर थे, हाइट है लगभग सबकी सेम ही होती थी, जैसे हमें वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आता था क्योंकि उनको लगता था सभी के रंग एक जैसे, सभी के बाल। अब जैसे तुम लोगों को मेघालय, मणिपुर के लोग एक जैसे लगते होंगे, है ना, उन्हें भी हम एक जैसे लगते होंगे, तुम ज़्यादा डिफरेंस बता नहीं पाओगे। तो ऐसे ही हमें ये अंग्रेज़ एक जैसे दिखते थे। इसके सामने यहाँ सड़क थी, कई दिन तक इनकी रेकी की गई, किस टाइम निकलते हैं कौन से अफसर। अब स्कॉट और
जो दूसरा आदमी जिसकी मौत उसको बुला के लाई, जिसको सॉन्डर्स या सैंडर्स लिखा जाता है, और स्कॉट, ये दो सबसे बड़े अफसर हैं। ये मेन एसपी है, ये इसके अंडर है, इससे एक नीची पोस्ट पर। मारना है स्कॉट को, लेकिन स्कॉट के बारे में भगत सिंह तो जानते नहीं है। यहाँ पेड़ है आसपास बहुत घने घने, वो आके इनके पीछे छिपके खड़े हो गए ऐसे कि भैया हाँ जब निकलेगा तब शूट कर देंगे। तो उन्हीं का एक संगी साथी इस गेट के बिल्कुल सामने, जो उसको दिख जाए जब स्कॉट निकले, अपनी साइकिल लेके खड़ा हो गया कि भाई साइकिल ख़राब हो गई, चेन वेन उतर गई, ठीक नहीं हो रही। और ऐसा उसने इशारा किया था कि भाई जैसे ही स्कॉट आएगा मैं हैंकी गिरा दूंगा, और किसी को शक भी नहीं होगा, भाई साइकिल तो किसी की कहीं भी ख़राब हो जाए। तो जैसे ही स्कॉट अपने रूम में से निकल के यहाँ चला, बाहर उनकी उस टाइम पे जो भी साधन थे खड़े हुए थे घर जाने के लिए, चला, तो उसी बीच में जैसे ये धीरे धीरे आ रहा था, कोई इससे बीच में बात करने लगा। अब इसने देखा कि ये चल पड़ा, इसने वो हैंकी गिरा दिया कि भाई स्कॉट आ गया, थोड़ी दूर रह गया, ताकि भगत सिंह अलर्ट होकर भाई उसको मारने के लिए तैयार हो जाए। अब इसने वो हैंकी तो गिरा दिया, यहाँ से स्कॉट चल भी पड़ा था, लेकिन उस बीच में इसके पास कोई बात करने आ गया, ये रुक गया, और यहाँ से सैंडर्स निकल के उसके आगे आगे चल पड़ा। जिसकी मौत आती है, देखो कैसे आती है, मरना तो स्कॉट को था लेकिन मौत सैंडर्स की आई थी। भाई अगले तो प्लानिंग स्कॉट को मारने की करके आए थे, अब ये सैंडर्स उससे पहले बाहर आ गया, वो पीछे ही रह गया। तो ये अब भगत सिंह को लगा कि जो आदमी निकलेगा मुझे वो मारना है, क्योंकि हैंकी का मतलब ये कि जो अब निकलेगा वो स्कॉट है। और वो हैंकी गिर चुका था, ये सैंडर्स सामने आया, भगत सिंह तुरंत से निकल के, जैसे ही ये निकल के यहाँ आया, यहाँ पहुँचे और शूट कर दिया। अब इन्होंने 2-3 गोलियां मार दी, इनके साथ एक और भी था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो ये राजगुरु इनके साथ थे। अब जैसे गोली मारने के बाद ना पूरा प्लान्ड तरीके से होता था ये, कि जिसने गोली मारनी है उसने भाग जाना है, वो ना पकड़ा जाए, दूसरा आदमी उसको कवर देगा। तो वो कवर देने में थे जो क्या नाम था इनका, चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद ने प्लान, क्योंकि ये सारे एक ही पार्ट उसके तो हिस्से थे पार्टी के, तो आज़ाद ने कहा तुम बस गोली मार के भाग जाना, कवर मैं दूंगा, फिर जैसे जो भागता भागता आएगा उसको रोकना है ना। तो यहाँ से गोली मार के अपने भगत सिंह और ये तो भाग गए, राजगुरु, तो आज़ाद भी भागेंगे, लेकिन वो पीछे की तरफ देखते रहे, कोई आ तो नहीं रहा। 1-2 इंडियंस अंदर से, जब स्कॉट ने देखा कि ऐसे गोली लग गई, स्कॉट भागा बाहर, लेकिन तब तक वो भाग गए। 2-4 लोगों को इनके पीछे भगाया, 1-2 को मारना भी पड़ा, इंडियन थे वो। फाइनली ये भागते भागते यहाँ फिर आसपास कहीं सराय और हॉस्टल और कॉलेज वॉलेज में जैसे तैसे करके इन्होंने तुरंत से भेष बदला। ये सब पहले प्लानिंग का पार्ट था। देखो कैसे पढ़ाई काम आती है। ये पहले अपने स्कूल कॉलेज में ड्रामा में हिस्सा लेते थे भगत सिंह, तो ड्रामा में देखो तुरंत से अपना वो गेटअप नहीं चेंज करना होता कुछ कुछ बनने का, वो पढ़ाई यहाँ काम आई, तुरंत से गेटअप बदल लिया। और ये बात एकदम से आग की तरह फैल गई कि एक भाई लंबा 6 फीट का लड़का है, ऐसे ऐसे उसने मर्डर कर दिया बड़े अफसर का। तो आसपास तुरंत से सब लोग एक्टिव हो गए। शाम से पहले हर जगह नाके लगा दिए। भागेगा कहाँ, या तो ट्रेन से भागेगा या बस से भागेगा, प्लेन तो है नहीं उस टाइम पे यहाँ। अब ट्रेन और बस जहाँ जहाँ हैं, लिमिटेड लोग थे, वहाँ वहाँ हर जगह पुलिस एक्टिव हो गई, हर जगह छानबीन। तो वो जो रूप बदलने का हुनर था ना, वो यहाँ काम आया। और अगर आपने मूवी में देखा हो, कहाँ तो बिल्कुल ये नॉर्मल अपना सिख वो पगड़ी वगड़ी पहने शूट किया था, और कहाँ एकदम से बाल बाल सेट करके टोपी लगा के बिल्कुल ऐसे अंग्रेज़ पढ़ा लिखा जैसे इंडियन, और अपने हाथ में वो स्टिक लेके कोट पैंट टाई पहन के, और उनके सामने से ही लाहौर से ट्रेन में बैठे और वहाँ से फिर कलकत्ता चले गए। कोई सोच भी नहीं सकता लाहौर कलकत्ता कितना दूर है, तो किसी को पता ही नहीं चला। सैंडर्स हत्याकांड लास्ट तक भी सुलझाया नहीं गया था, वो तो बाद में इसका चिट्ठी खुली थी कि किसने, क्योंकि दूसरे केस में जब ये फंसे फिर पुरानी गवाही ववाही में निकला था, नहीं तो किसी को कभी पता नहीं चला कि सैंडर्स को किसने मार दिया। ये सैंडर्स हत्याकांड है, इसी को लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं, जिसमें फिर बाद में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इसी केस में तो फांसी हुई थी सैंडर्स हत्याकांड में। तो यहाँ से ये भाग गए। ये घटना है 1928 के दिसंबर की। नवंबर में इनको मारा था ना लाला जी को, दिसंबर में। 1928 में ये सब होने के बाद फिर इन्होंने अलग से काम करना शुरू किया। किसी को नहीं पता चला कौन कहाँ भाग गया। ये केस एक गुमनाम केस बन के फाइल दब के और रखी रही। अब इस बीच में क्रांतिकारी लड़कों ने अपने काम शुरू कर दिए थे बड़े लेवल पे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं 1924 की, 1924, जब गांधी जेल से बाहर नहीं आए थे, और कौन सा आंदोलन फ्लॉप हो गया था हमारा, असहयोग। तो क्रांतिकारी लड़कों ने कहा भाई गांधी जी के हिसाब से नहीं देश आज़ाद होगा, अपना काम करेंगे। एक पार्टी बनाई गई। ये पैरेलल में चल रहा है बेटा, एक तरफ कामकाज चल रहा है कांग्रेस का, जो मैंने तुम्हें समझा दिया। इसके पैरेलल में क्रांतिकारी संगठन कैसे उभर रहे हैं वो बात करते हैं।
तो पहले हम लोग क्रांतिकारियों की अगर जड़ें देखें तो 1907 में वो 3 लड़के लाल बाल पाल, लेकिन लाल बाल पाल के पास पैसा नहीं था ना, ताकत थी। बाद में ये इकट्ठे हो गए थे ना, 1916 में लखनऊ में पैक्ट हुआ था, सब एक स्टेज पे आ गए थे। इसका मतलब क्रांतिकारियों ने 7 से लेके 16 तक अलग छुटपुट काम किया, ना किया कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन 16 में वापस ये किसके पार्ट बन गए? कांग्रेस के। फिर गांधी जी लीड कर गए। गांधी जी के सामने कोई क्रांतिकारी ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन 1922 में महात्मा गांधी जी ने जब 20 में असहयोग आंदोलन चलाया था ना, नॉन कोऑपरेशन, तो भगत सिंह 13 साल का एक नौजवान किशोर लड़का था। 13 साल के तो बच्चे ही होते हैं, क्योंकि भगत सिंह की एज जो पैदा हुए थे 1907 में थे, यानी कितने साल के थे? 13 साल। गांधी के सबसे बड़े फॉलोअर्स में बचपन में भगत सिंह भी थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। गांधी ने जो कह दिया भगत सिंह सोचते थे वही होगा देश में, क्योंकि 13 साल के बच्चे को नहीं पता ना कि दुनिया कैसे चलती है। गांधी जी के इस आंदोलन में भगत सिंह ने भी अपना स्कूल छोड़ा था, ये कह के कि गांधी जी कह रहे हैं सब स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दो, अपना स्कूल छोड़ दिया था कि उन्होंने कह दिया तो देश आज़ाद होगा। लेकिन जब भगत सिंह को पता चला 1922 में कि गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, वापस ले लिया, तो उनको एकदम से शॉकिंग लगा ये न्यूज़, और उस दिन से उनके मन में से गांधी जी हट गए कि गांधी जी ने सही नहीं किया। हम तो आज़ादी की रास्ता, एक 13 साल का बच्चा आज़ादी का सफ़र देख रहा था कि मैं अब आज़ाद हो जाऊंगा, 15 साल आते हैं तो उसको पता चला कि नहीं, ये सब तो फ्लॉप था, गांधी जी ने वापस ले लिया। तब से उनके मन में गांधी जी के प्रति एक ये हो गया कि गांधी जी का रास्ता ठीक नहीं है, और मैं इस रास्ते पे तो नहीं चलूँगा जिस पे गांधी जी कह रहे हैं। 1920 तक सब कुछ कांग्रेस बन गया, लेकिन 1922 में जब कांग्रेस में खुद ही विभाजन हुआ, स्वराज दल बना, फिर ये जवान लड़के फिर से अलग हट गए कि भाई गांधी जी का रास्ता ठीक नहीं है, इस पे देश आज़ाद नहीं होगा। 1924 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे होके, जो नौजवान लड़के थे वो इसके मेंबर बनाना टारगेट था। HRA के पास एक खास बात थी, इसके पास ताकतवर लड़के थे, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आई, क्या नहीं था? पैसा। अब पैसा कहाँ से लाएं? इनको कोई पैसा तो देगा नहीं, 20-21 साल के, 18 साल से कौन देगा इनको पैसा? अभी इनके पास बैक है नहीं, अमीर घर के हैं तो भी माँ बाप लात मार के निकाल देंगे, भाग यहाँ से, क्रांतिकारी बनेगा तू। क्रांतिकारियों की बेटा वैल्यू नहीं थी उस टाइम पर, तो पैसा नहीं है, पैसा इकट्ठा करना है। इसी चक्कर में इन्होंने 1925 में काकोरी रेल कांड, अगर आपने सुना हो, काकोरी रेल कांड, कांड नेगेटिव शब्द होता है ना, हम किसी गलत चीज़ के लिए कांड बोलते हैं, अंग्रेजों ने फेमस किया ये, हम कहते हैं काकोरी घटना, लेकिन अंग्रेजों ने फेमस किया काकोरी रेल कांड। इसमें आपने मूवी में देखा होगा, क्रांतिकारी लड़कों ने प्लान किया कि भैया पैसा तो चाहिए हमें, हम कहाँ से बंदूक खरीदेंगे, हथियार, मारने तो हैं ही अंग्रेज। इन सब के लिए काकोरी नाम का एक रेलवे स्टेशन था, यूपी में अभी भी ये जगह है। इस पे, इसके आसपास से ट्रेन गुजरती थी, पूरा ट्रैक था, मान लो ये गाँव थे यहाँ पर। काकोरी में जब स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन, तो इसके थोड़ा पहले और थोड़ा आगे जंगल थे, तो इन क्रांतिकारियों ने प्लान किया, पहले उन्होंने सब कुछ देखा। यहाँ से क्या होता था, हर फ्राइडे को एक ट्रेन गुजरती थी जिसमें शाही खजाना लेके जाते थे अंग्रेज़। ये हमारा था, कायदे से हमारे राजाओं का था ये, क्योंकि खजाना इनका कहाँ से आया, तो विदेशी थे। उस खजाने में ढेरों गहने, बड़े बड़े हार मुकुट जो हमारे पुश्तैनी पुराने राजाओं के थे, और ये पूरा इस ट्रेन का एक आगे का कंपार्टमेंट उससे भरा होता था बक्सों में शाही खजाना। उसको ये ले जाते थे और अपना कहीं, क्या पता अपने देश भेजते हो, क्या हमें क्या पता है क्या करते थे। लेकिन उस ट्रेन का एक कंपार्टमेंट सबसे आगे वाला इंजन के पीछे जो था, उसमें शाही खजाना होता था। ये बात सबको पता थी, और अजीब बात क्या है कि हमने कभी हिम्मत नहीं की कि हम इसको छीन लें या इसको चुरा लें। इस पर एक छोटा सा ताला लगाओ तो कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी थी, लेकिन डर था हमारे मन में कि अंग्रेज़ जा रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं पाए कभी। अब इन यंग लड़कों ने प्लान किया कि जैसे ही स्टेशन पे काकोरी के पे पहुंचेगी ये ट्रेन, हम इसमें चढ़ेंगे, गाड़ी में सवार होंगे नॉर्मल लोगों की तरह। एक में बस पैसा है, ये खजाना है, बाकी में तो लोग ही बैठे हैं। तो जब ये स्टेशन से थोड़ा छोड़ के आगे जंगल की तरफ जाएगी, तो हम इस ट्रेन को रुकवाएंगे और चेन खींच देंगे, चेन खींचेगी तो ट्रेन रुक जाएगी। जैसे ही ट्रेन रुकेगी, हम 8-10 लड़के, 15 लड़के, कुछ 25 एक लड़के थे ये, कि एक एक बोगी में 2-2 सवार हो जाएंगे। प्लानिंग का पार्ट था, और हमारे पास बंदूक जैसे तैसे पहले अरेंज कर ली थोड़ी बहुत। हम बंदूक का, हथियार का इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग अशांत ना हो। ये पहले ही कह देंगे भाई हम किसी को नहीं मारना चाहते, हमारा टारगेट है ये शाही खजाना लूटना, जो बोलेगा हम उसको मारेंगे, बाकी हमें किसी इंडियन से कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक बोगी में 2-2 लड़के सवार हो गए। जैसे ही वो स्टेशन से आगे निकली, जंगल आया,
ये दिखा कि कनेक्टिविटी नहीं है अब शहर गाँव के साथ, तुरंत से चेन खींची, वो ट्रेन रुकी। जैसे ही वो देखने आए कि भाई कहाँ, क्योंकि जब ट्रेन रुकती है तो आपको पता होगा जहाँ जिस डब्बे से वो खींची जाती है उसमें थोड़ा वो ब्रेक के आसपास वो बाहर को आ जाता है उसके नीचे से, वो जिससे पता चलता है भाई ये वाले बोगी में दिक्कत है। तो वो चढ़ने लगे जैसे ही, तो तुरंत ही एक्टिव हो गए सारे लड़के। इन्होंने सब लोगों को कहा कि भाई शांति से बैठ जाओ, हमारा टारगेट है खजाना लूटना। खजाने पे एक सिपाही होता था मेन, उनको इतना भी डर नहीं था कि कोई लूटेगा। उस सिपाही को शूट कर दिया, ताला तोड़ा और खजाना देखा हाँ है, उस बक्से उतारे और जंगलों में भाग गए। अब जंगल में भाग तो गए, लेकिन अंग्रेज़ों को ये चैलेंज था कि पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई किसी इंडियंस ने कि हमारा खजाना लूट लिया। अगर हमने इनको नहीं पकड़ा तो ये हिम्मत इनकी बढ़ जाएगी, उनके लिए एक चैलेंज था। इसीलिए HRA के ये काकोरी कांड को किस तरीके से समाज देखेगा, अगर हमने ये छोड़ दिए तो समाज सोचेगा कि अंग्रेज़ कुछ भी नहीं है, अंग्रेज़ों को कहीं भी मारो पीटो इनसे छीन लो। ये एक लेसन सिखाना है, इसीलिए पूरी अंग्रेज सरकार पीछे पड़ गई कि कुछ भी करके HRA इस संगठन के लड़कों को छोड़ना नहीं है। सारे पकड़े गए बेटा, सारे। सिर्फ एक आज़ाद थे जो बचे, अकेले HRA के सारे लड़के पकड़े गए। इन सब में से कईयों को फेमस लोग थे, जिनमें अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे बड़े लीडर्स जो आगे जाके बहुत बढ़िया लीडर बनते, उनको फांसी दे दी गई। 5-4 को फांसी दे दी, बाकी सबको काला पानी पता ना, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार, और कई लोगों को मांडले जेल भेज दिया। यानी ये दिखाया कि देखो हमारे खिलाफ अगर तुमने काम किया तो हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ एक भाग गए थे और वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद का आपने बचपन में सुना होगा कि जब ये 15 साल के थे तब ये पकड़े गए थे। तब इनकी पेशी जब हुई थी मजिस्ट्रेट के सामने तो वो मजाक किया था ना इन्होंने, इनसे पूछा तुम्हारा नाम, तो बोले आज़ाद, माँ का नाम आज़ादी, पिता का नाम, कुछ इस तरह की हरकत इन्होंने की थी। तो फिर इनको 15 बेंत मारी थी डंडे और कहा था भगाओ इसको। तो ये इस तरह के थे कि भैया शुरू से इन्होंने ये बात कही थी कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। एक इनके फेमस सेइंग थी कि अंग्रेज़ों के पास अब तक वो गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके। और आप सबको पता है कि आज़ाद ने खुद को शूट किया था, अंग्रेज़ नहीं मार पाए थे इनको, ना पकड़ पाए थे जिंदा आदमी को। आज़ाद वहाँ से ऐसे गायब हुए कि अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए। इन्होंने क्या किया, ये वहाँ से भाग गए, जैसे भाग तो सभी गए थे भाई, जब छापे पड़े तो भागे। ये वहाँ से भाग के और यूपी के एक गांव में इन्होंने सबसे पहले अपने बाल कटवाए, गंजे हो गए, एक चोटी सी रखवा ली बस, और ब्राह्मण का वेश बना के और एक गांव में जाके बाहर तपस्या सी करने लग गए, पहचान में ना आए ताकि किसी की में। वहीं गांव के लोगों ने देखा भाई कोई तपस्वी सा साधु सा बैठा है, तेज़ दिमाग थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, तो 2-4 अच्छी बातें की, गांव के लोग इंप्रेस हो गए। और उन लोगों ने कहा, इन्होंने कहा अपने बच्चों को भेज दिया करो, मैं शिक्षा दे दूंगा। तो कुछ दिन शिक्षा दी, बाद में उनको कहा कि बेटा देश जो है वो आज़ाद कराना है, ये है वो है, मैं तुम्हें ना गन चलानी सिखाऊंगा, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। ये सच बात है। इन्होंने गांव के लड़कों को ट्रेन भी किया कि कैसे गोलियां चला, बस अपने घर तक मत पहुंचाना क्योंकि फिर बात बाहर निकलेगी। ये कई महीने वहां रहे तो अंग्रेजों के दिमाग से फिर हट गया। अब एक भाग गया, एक की गिनती थोड़ी ना की जाती है। तो 1924 के बाद 25 के बाद ये गुमनाम रहे, पर जहाँ रहे थोड़ा मोड़ा काम करते रहे। बाद में इनको फील हुआ कि यार ऐसे देश आज़ाद नहीं होगा, मैं गांव में बैठ के 10 लड़के 20 लड़के तैयार कर दूंगा तो कैसे देश आज़ाद होगा, मुझे संगठन बनाना पड़ेगा। ये बाहर निकले, तब तक वो पुरानी घटना दब गई, क्योंकि घटनाएं बहुत होती हैं, वो फाइलों में दब गई। अब 1928 तक भगत सिंह भी जवान हो गए, 1907 का जन्म है तो लगा लो 20-21 साल के हो गए ना भगत सिंह भी। अब उनको भी एक संगठन की ज़रूरत है, उनका वो कॉलेज तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था, तो उन्हें एक संगठन की ज़रूरत है। अब ये मिलके भगत सिंह और आज़ाद जैसे, आज़ाद और भगत सिंह में सिर्फ 1 साल का गैप है। देखने में आज़ाद काफ़ी बड़े लगते थे, लेकिन आज़ाद 1906 का बर्थ है और भगत सिंह का 1907 का, तो 1 ही साल के तो गैप हुआ। दोनों प्लस बहुत सारे लड़कों ने मिलके 1928 में, पहले 24 में HRA बनाई थी ना, अब HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये नया वर्ड भगत सिंह लेकर आए। कौन सा वर्ड है ये? हाँ, समाजवादी। इनका कहना था पूरी सोसाइटी ग्रोथ करे, पूरी सोसाइटी एक साथ आगे बढ़े, तो इन्होंने वर्ड बीच में ऐड कर दिया HSRA। जब ये बनी थी ना HRA, तो ये बनी थी कानपुर में, लेकिन जब ये बनी तो ये बनी थी दिल्ली में। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला
फिरोज शाह तुगलक एक बहुत बड़ा सुल्तान था दिल्ली का। उसने अपना एक महल बनवाया था, किला बनवाया था, जहाँ आज भी वो किला एज इट इज़ है, फिरोज शाह तुगलक का किला, फिरोज शाह का किला कह देते हैं उसे। तो फिरोज शाह के उस किले में टूट फूट सी खंडर टाइप है। उसी के पास फिरोज शाह कोटला का मैदान भी है, जहाँ कई बार क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट के मैचेस रखे जाते हैं। तो फिरोज शाह कोटला के मैदान में, खंडर में, ये लड़के इकट्ठे हुए। देश के कोने कोने से क्रांतिकारी लड़के आए थे और सबने प्लान किया कि हम सब मिलके किस पार्टी के साथ काम करेंगे, HSRA। जिससे जितना बन पड़ेगा उतना पैसा देगा, अपने आप को, अपनी लाइफ, भाई कि मैं देश के लिए अपनी लाइफ को देता हूँ, जितना हो सके ऐसे लड़के इससे जोड़ने हैं। HSRA कुछ दिनों में ही एक बड़ा संगठन बन के सामने आ गया। इसकी मीटिंग्स होने लगी, पैसे आने लग गए, धीरे धीरे करके इसकी जड़ें गहरी होती गई। और अब इनको ये था कि हमें टक्कर लेनी है कांग्रेस से, क्योंकि सारे लोगों का ध्यान किसकी तरफ था, कांग्रेस। अब उन लोगों का ध्यान हमारी तरफ कैसे आए, तो इन लोगों ने धीरे धीरे ना बेटा काम करना शुरू कर दिया 1928 के बाद। जब इनकी तरफ लोगों का ध्यान गया ना, कुछ लोगों का, तो ये बात एक खतरे का निशान था कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में तो बुढ़े बुजुर्ग टाइप के लोग हैं और ये हैं जवान। ये ज़्यादा अच्छी बात करते हैं, ज़्यादा लॉजिकल बात करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इस पार्टी में होने लगा। अब ये पार्टी कहीं नंबर 1 ना बन जाए, कांग्रेस को इसके जैसा, लेकिन इससे अलग काम करना पड़ेगा। यही कारण है 1929 में कांग्रेस ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, पूर्ण स्वराज, कि हमें पूरा अपना राज चाहिए, हम भी अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। ये क्रांतिकारी तो लड़ते ही थे। इन्होंने क्या किया, इन क्रांतिकारी लड़कों ने, इन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने ना एक बिल बनाया, एक कानून बनाने वाले थे वो, बिल लेकर आए, विधेयक, और कहा इंडियंस के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। नाम रखा पब्लिक सेफ्टी बिल, लेकिन रियलिटी ये थी कि क्रांतिकारियों को पकड़ के कैसे मारे, उसके लिए लॉ बनाने वाले थे ये। तो इसका विरोध करना था और कोई भी विरोध कर सकता था। तो ये हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे जो लड़के थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह गए थे। अंग्रेज़ों की डिस्कशन चल रहा था तब तक, ये जब तक की बात है ना बेटा, तब तक तो पार्लियामेंट वगैरह बन गए थे, जिसको तुम पार्लियामेंट हाउस कहते हो ना, ये 1921 से 27 में बन गया था। तो यहाँ पे केंद्रीय असेंबली में बातचीत चल रही थी। ऊपर जो कॉरिडोर था, यहाँ पढ़े लिखे इंडियंस को वो आके बैठ सकते थे, देख सकते थे ऊपर कि नीचे क्या हो रहा है, पर बोल नहीं सकते थे। तो आप सबको पता होगा, यहीं पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, असेंबली में बम फेंका था ना। ये बम ऐसी जगह फेंका गया था जहाँ कोई नहीं बैठा था। 2 बम फेंके छोटे छोटे से, कोई बहुत भारी भरकम बम नहीं था कि एक्सप्लोजन था और उड़ना था, बिल्डिंग उड़ानी थी। ये बम फेंक के इन्होंने क्या किया, ये अपने पर्चे साथ ले गए थे, जिस पे लिखा था भाई भारत में क्रांति की ज़रूरत है, इस तरह की बेसिक बातें। बार बार वो अपने नारे दे रहे थे, क्या था इनका नारा, वो इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, कि भाई क्रांति अमर रहे, ये कह के वो पर्चे फेंकते जा रहे थे। अगर ये चाहते उस बम को फेंक के ये भाग सकते थे, लेकिन ये भागे थोड़ी ना। इनका टारगेट था कि हमें गिरफ्तार होना है। तो जैसे ही वो धुआं सा थोड़ा बैठा, वो आए पुलिस वाले, इनको पकड़ लिया, पकड़ के इनको ले गए जेल में। भगत सिंह को बहुत मना किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने कि गलत है, गिरफ्तारी मत दे, गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है। तो भगत सिंह ने कहा नहीं, कांग्रेस की तरह हमें अगर अपनी बात सब तक पहुंचानी है, हमारी बात कोई कैसे सुनेगा, कांग्रेस के पास तो प्लेटफॉर्म है, तो हमारी बात सुनाने के लिए जेल जाना पड़ेगा। और जेल से जब मेरी गवाही होंगी तो कोई अखबार लिखेगा, लोग सुनेंगे, और फिर धीरे धीरे हमारी बात लोगों की समझ में आएगी। ये जेल चले गए। इन्होंने सोचा था मैं जेल में जाके कुछ समय बाद निकल आऊँगा। भगत सिंह ये थोड़ी जानते थे कि वहाँ पुरानी किस्से, पुरानी चीज़ें खुलेंगी और फिर इस तरह से बात बिगड़ती चली जाएगी। वो कोई शौक से मरने नहीं गए थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी बात सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। अब जब भगत सिंह जेल में पहुँचे तो वो पुरानी चीज़ें धीरे धीरे करके खुलेंगी, उससे पहले एक बैकग्राउंड तैयार हुआ। भगत सिंह ने गलत चीज़ों का विरोध शुरू किया। आपने मूवी में देखा होगा, खाने का विरोध सबसे पहला था। जब ये खाने की लाइन में लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ चूहे उन्हीं रोटियों को खा रहे हैं, दाल की जगह पानी दे रहे हैं, बहुत गंदे कपड़े जो कभी धुले ही नहीं थे, बहुत बुरा हाल। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। फिर इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। वो भूख हड़ताल सबसे लंबी भूख हड़तालों में से गिनी जाती है वर्ल्ड की, कि इन्होंने बहुत लंबे समय तक भूखे रहे। पहले बात थी 1 आदमी तक, फिर धीरे धीरे इनके साथ बहुत सारे लड़के, नौजवान लड़के जुड़ते गए, और धीरे धीरे ये नोटिस में आ गया कि एक लड़का भूख हड़ताल पे बैठा है और डिमांड क्या कर रहा है कि हमें अच्छे साफ कपड़े दिए जाएं जैसे बाकी अंग्रेज़ों को मिलते हैं, वो भी तो क्राइम करते थे बहुत बार। हमें खाना अच्छा दिया जाए, हमें पढ़ने के लिए किताबें दी जाएं, लिखने के लिए कागज़ कलम दिए जाएं। तो जो लोग थोड़े समझदार थे
उन्होंने कहा इसमें गलत क्या कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा ना मुझे छोड़ दो, बेसिक चीज़ों की डिमांड कर रहा है, ह्यूमन राइट्स हैं ये, मिलने भी चाहिए। भगत सिंह यहाँ से न्यूज़ में आने लग गए। फिर धीरे धीरे करके इनके पुराने, आपको पता होगा, इन्हीं के कुछ दोस्तों को पकड़ लिया। फिर उनमें से एक दो ने कहा कि हम इसके खिलाफ गवाही दे देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी। और फिर गवाही में एक दो ने बता दिया कि जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 1928 में, जो किसका मर्डर हुआ था, सैंडर्स का, ये फाइल दोबारा खुल गई क्योंकि उन्होंने कहा कि भगत सिंह था और मैं गवाही दे दूंगा। उनके दोस्तों ने, जो उनके खास आदमी थे, इनमें से कुछ ने गवाही दे दी और फिर ये बड़ा केस बन गया। जैसे बम फेंकने से फांसी थोड़ी ना हो सकती है, बम फेंकना ठीक है, इलीगल है, गलत है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, बम फेंक के एक भी आदमी मरा नहीं था ना। फांसी बम फेंकने से नहीं हुई थी, गिरफ्तारी बम फेंकने से हुई थी, लेकिन फांसी हुई थी सैंडर्स हत्याकांड में। ये पुरानी फाइल खुल गई और किसी भी गोरे को मारने की सज़ा उस टाइम पे मौत थी, फांसी थी। तो ये सैंडर्स की फाइल उस टाइम तो पकड़े नहीं गए, लेकिन आगे जाके खुल गई। इस चक्कर में फिर इनको फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई, जो दी जानी थी 24 मार्च। 24 मार्च सन कौन सा था, 1931, लेकिन फिर ये 24 की जगह 23 मार्च। इसका भी कारण था क्योंकि ऊपर से ऑर्डर करवा लिए गए थे कि भगत सिंह की फांसी को टाल दिया जाए, लेकिन वो टाल दिए जाने की बात से पहले ही कि भाई कल तक हम दिखा देंगे कि हमें ऑर्डर ही नहीं मिला, ऑर्डर हमें कल मिला। उन्होंने पहले 23 को ही शाम को इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लटका दिया। ये भगत सिंह की कहानी है। पूर्ण स्वराज, हाँ बेटा, किसका, भगत सिंह का। अब मैं उसको जोड़ दूंगी ना। पूर्ण स्वराज का शब्द किसने यूज़ किया था? हाँ, जब ये सब चल रहा था ना, कोर्ट की गवाहियाँ और उसमें जाना और इनका टॉर्चर 3rd डिग्री का, तब अखबार बहुत अच्छा लिखने लग गए थे। किसको लेकर? भगत सिंह को लेकर। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक डर आ गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सारे देश के नौजवान युवा किसकी तरफ चल पड़े? भगत सिंह। और इस टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा एक डर मन में कहीं ना कहीं घर कर गया था कि ये चीज़ कहीं नेगेटिव ना पड़ जाए। भगत सिंह की फांसी को टालने के कई मौके आए थे, कई कोशिशें भी हुई थी। 2 बड़ी कोशिश का मैं यहाँ जिक्र करूँगी। एक तो महात्मा गांधी, जब उस टाइम पर ये जब चल रहा था ना, तब बहुत बड़ी बड़ी बैठकें लंदन में चल रही थी, जिनका नाम था RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गांधी को उकसाया गया, या गांधी पे प्रेशर डाला गया। महात्मा गांधी RTC में हिस्सा लेने जाने से पहले दिल्ली आए थे और दिल्ली में उस टाइम पे इनकी बैठक हुई थी, जो यहाँ के वायसराय थे उनके साथ। उस वायसराय की बैठक में, अब उस टाइम पे ना बेटा CCTV नहीं थे, लाइव रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, एक कमरे में 2 लोग क्या बात कर रहे हैं किसी को नहीं पता चलता था। तो वायसराय इरविन के साथ महात्मा गांधी बैठे थे, उनके दिल्ली के जो उनका चैम्बर था वहाँ। ऐसा कहा जाता है कि एक बड़ी भीड़ ने गांधी के सामने हाथ जोड़ के कहा था कि आप भगत सिंह के बचाव की बात रखना, और बेशक वो पूरी ज़िंदगी इसको जेल में रखें पर फांसी की सज़ा ना दें, आप इतनी रिक्वेस्ट कर लेना। महात्मा गांधी की सारी बातें मानी गई थी, लेकिन महात्मा गांधी, अब ये नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने ये बात कही कि भगत सिंह के बचाव की बात कही या नहीं कही, ये क्वेश्चन मार्क है बेटा। और ये तब भी कहा जाता था कि बहुत आगे जाने तक भी जो भविष्य है वो गांधी के सामने हमेशा क्वेश्चन मार्क लाएगा कि गांधी की सारी बातें मानी गई, इरविन ने सब बात मान ली, बस एक यही बात नहीं मानी कि भगत सिंह को फांसी से बचा के और आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए। तो एक क्वेश्चन मार्क है। मूवीज़ में तो ये दिखाते हैं कि गांधी जी ने कहा कि भाई अगले का बचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती मैं क्या करूं। तो अब ये नहीं पता कि गांधी जी ने ये बात रखी भी थी कि नहीं रखी थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि गांधी की लगभग सब बातें मानी गई थी, बस एक इस बात को छोड़ के। और ये बात ये भी नहीं कह रहे थे कि उनको रिलीज़ करा दो, बस बात ये थी कि सज़ाए मौत को कम करा के आजीवन कारावास में तब्दील कर दो। आजीवन कारावास क्या होता है? 14 साल, 14 ईयर्स होते हैं आजीवन कारावास में। मान लो आज़ादी तक भी वो जेल में होते
1907 में जिसका जन्म हुआ, 1947 में वो 40 साल का ही तो होता। तो आज़ादी के बाद तो सबने बाहर निकलना था। उस हिसाब से अगर आजीवन कारावास होता तो अगले 30-40 साल तक की राजनीति में भगत सिंह का नाम हमें दिखाई देता। इनसे तो बहुत पुराने थे ना, जैसे 1889 का जन्म था पंडित नेहरू का, वो 1964 तक बैठे रहे, तो उस हिसाब से ये तो 1980s तक बैठे रहते। तो फिर तो चीज़ें बहुत बदल जाती ना बेटा। लेकिन काश और रियलिटी दो अलग बातें हैं, ऐसा हुआ नहीं था। कल पढ़ेंगे क्रांतिकारियों को आगे। हाँ बेटा।